श्री मुकेश तिवारी, यस प्लीज। अपने बारे में बोर्ड मेंबर्स को बताइए। जैसा कि आप जानते हैं मुकेश तिवारी, मैंने अपना 10th अपने गांव के सरकारी स्कूल हाई स्कूल से किया। उसके बाद मैं अपना ग्रेजुएशन की डिग्री अपने जिला स्कूल आरा से SD कॉलेज से लिया है। मेरी हॉबी स्विमिंग है। अभी वर्तमान में मैं रेलवे ग्रुप B डिपार्टमेंट में ट्रैकमैन के पद पर कार्य करता हूँ। हमें ड्यूटी एक गेट कीपर होता है। कहाँ तैनाती है? सर ये रोटिकल डिवीजन है मेरा और सेक्शन 50 है। किस स्टेट? यहाँ वहाँ से एग्जैक्ट लोकेशन तिरुपति बालाजी 4 घंटे से दूरी है, जहाँ हम लोग का ड्यूटी है। और चेन्नई मुंबई में रूट है जो रोटिकल डिवीजन सेंटर के साथ है। ये मुझे बताइए कि आपने पॉलिटिकल साइंस से अपना ग्रेजुएशन किया है, मुझे फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच में अंतर बताइए। सर हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हमारे भारतीय में 312 से 35 में दिए गए हैं, जबकि मूल कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में भाग 4 में दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य पूछा, फंडामेंटल दो ड्यूटी। चार के कौन में दिए गए हैं मौलिक अधिकार। जहाँ तक मुझे जानकारी है, हाई कोर्ट मौलिक अधिकार के उल्लंघन और भी अन्य अधिकारों के उल्लंघन पर, कानून के उल्लंघन पर रेट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रेट जारी करता है। ठीक है। आपने बताया कि आप एक ट्रैकमैन के रूप में कार्य किया है आपने। क्या कार्य होता है ट्रैकमैन का? सर ट्रैकमैन में जैसे कि हम संबंधित है, ट्रैक का मेंटेनेंस हम लोगों का काम होता है। जैसे कहीं अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब ट्रेन जाती है तो एक पिलर होता है अलग अलग पटरियों के दोनों ओर, उस पर कभी 25/8, कभी 32, कभी कुछ लिखा होता है, A2, A3 लिखा होता है। आपने देखा है क्या? जी सर, वो क्या होता है वो पिलर, वो सब क्यों लिखा होता है? वो ट्रेन के जो ड्राइवर हैं, जो पायलट हैं, उनका इंस्ट्रक्शन के लिए होता है। एक तो स्पीड बोर्ड लगा हुआ था, अगर 20-25% जैसा बात कर रहे हैं, वो स्पीड बोर्ड होता है। अगर स्पीड का लिमिटेशन है, पंचायत कंट्रोल हो गया है तो उसके अनुसार स्पीड को कम कर दिया जाता है। और पायलट पे ध्यान में रहे कि हमें यहाँ स्पीड लिमिटेशन है, इतने की स्पीड से क्रॉस करना है, उसके लिए वो बोर्ड। क्या केवल वो स्पीड लिमिट होता है या और भी कुछ? वो होता है सर, जैसे कि एक तो स्पीड लिमिट का बोर्ड होता है। मान लीजिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच अगर ट्रेन की किसी तरह की खराबी आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बोर्ड लगा होता है वो लोकेशन भी बतलाता है कि उस दोनों स्टेशन के बीच में कौन सा लोकेशन है। सर हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में लोकेशन के जो इलेक्ट्रिक पिलर है, उस पर जो नंबर दिए जाते हैं, जैसे 123, 123 ऐसे करके, वो जो पिलर पॉइंट है वो हमें लोकेशन दर्शाता है। लोकेशन उसके ड्राइवर और आपके बीच कम्युनिकेशन। उसके अनुसार वर्क भी होता है, उसी के अनुसार वर्क का ड्यूटी दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है। हम लोग जब जाते हैं, कार्यक्रम हम लोग देखते हैं रेलवे को, देखते हैं कि रेलवे पटरियों के अगल बगल काफ़ी पत्थर रखे रहते हैं। क्या कारण है रेलवे पटरियों के अगल बगल पत्थर रखे होने का? सर अगर उसको ब्लास्ट के नाम से समझते हैं, जो मिट्टी में टुकड़े डाले जाते हैं। क्या कहते हैं उसे? ब्लास्ट। ब्लास्ट। इसका सर मेन वर्क होता है कुशनिंग, यानी कि जब कोई ट्रेन इतनी हेवी है, जब उन पटरियों से गुजरती है तो उसका लोड, दबाव, प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो उसका जो लोड है उसको बढ़ जाना चाहिए विभिन्न क्षेत्रों में, जिससे कि उसका दबाव, प्रेशर कम। अच्छी बात। ठीक है, हम लोग अक्सर सुनते हैं कि मानव रहित संवाद फाटक जो है वो कई बार दुर्घटना का कारण बनते हैं। तो क्या आज के समय में भी मानव रहित संवाद फाटक है या सब जगह मैनिंग कर दी गई है? नहीं सर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2023 तक सभी गेट को मानव रहित कर देना। अभी तो कुछ पे मेन ड्यूटी है, लेकिन अधिकांश मानव रहित हो गया। मानव रहित कैसे होंगे? मानव रहित यानी सर या तो ऊपर से ओवरब्रिज पे जाकर, और नहीं तो नीचे से अंडरग्राउंड रोड रास्ता अच्छा, वो जो बीच में जो पटरी गिराते हैं और उसके बाद ट्रेन को क्रॉस कराते हैं, उससे काफ़ी टाइमिंग या दुर्घटना दोनों काफ़ी टाइमिंग और हमेशा दुर्घटना के चांसेस रहते हैं।
पशुओं के द्वारा या सबसे पशुओं के द्वारा या कभी ट्रैक्टर की ट्रॉली मार देती है, जो बूम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो गेट पे बूम लगा रहता है वो तोड़ के चले आते हैं। तो सबसे ज़्यादा इमरजेंसी हालत में कोई पेशेंट है, एम्बुलेंस लेना ठीक है, है। नाइट ड्यूटी का क्या आपके रेलवे में नियम है? तो जैसे मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, मैं एक वेटरन के तौर पे नाइट ड्यूटी, हमारा ड्यूटी आवर 12 आवर होता है। मेरा ड्यूटी आवर इवनिंग में 7 o'clock से मॉर्निंग में 7 o'clock तक नहीं, महीने में कितने दिन? यूजली सर 4 days डे में और 2 days नाइट। देखिए, आंध्र प्रदेश में आप कार्यरत हैं। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। तो फिर बताइए कि आंध्र प्रदेश को फिर तोड़कर तेलंगाना क्यों बनाया गया? भाषा के आधार पर तो तेलुगु एक राज्य था ही, तो क्यों बनाया गया फिर उसे? मुद्दा सर दोनों राज्यों की भाषाएं तो सेम है, लेकिन क्षेत्रीय विकास को लेकर वहाँ पे इस तरह की भाषाएं नहीं थी। जो आंध्र प्रदेश कर्नाटक के साइड से बॉर्डर सटा हुआ है और जो ये तेलंगाना महाराष्ट्र के साइड से सटा हुआ है, दोनों मैं निश्चित तौर पर वहाँ मैंने यही देखा कि वहाँ के आपसी थोड़ा कास्ट को लेकर भी अलगाव है। कौन से दो प्रमुख कास्ट जैसे? इससे मैं निजी कास्ट का नहीं बता पाएंगे, लेकिन जैसे हमारे तरफ कुछ झारखंड और लेके बिहार को हुआ जाते हैं, कुछ से अच्छा, क्षेत्र आप कह सकते हैं, जाति नहीं, मतलब नृजातीय पहचान। निजी तौर पर रहने का आधार पर कुछ मेरा वहाँ समझा। चलिए ठीक है। आप तेलुगु भाषा सीख पाए वहाँ? लेकिन थोड़ा बहुत सर लिखना रहते पढ़ना? रहते हैं, लिख नहीं सकते हैं, जब उन बातों को समझ सकते हैं। चलिए, एक पॉलिटिकल साइंस में एक हम लोग पढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को। आप मुझे भारतीय विदेश नीति के निर्धारक 4-5 तत्वों के नाम बताइए कि भारतीय विदेश नीति किन 4-5 चीज़ों से निर्धारित होती है। मैं सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, स्वतंत्रता के पश्चात एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अब आगे बताइए कि कौन कौन से ऐसे सिद्धांत रहे हैं जिसमें भारतीय विदेश नीति में जो सुनाई होगा। सर मूल रूप से स्वतंत्रता के बाद जो हमारा नाम का संगठन हुआ था, हमारी सबसे मूल अवधारणा की वहाँ हस्तक्षेप के लिए परस्पर समभाव की दृष्टि, एक दूसरे का आक्रमण नहीं करना। किसी भी यूरोपीय जो संस्थान है उसमें हम ऐड तो होंगे, लेकिन उनके मूल रूप में हम चलने के लिए बाध्य नहीं रहेंगे। हम अपनी क्षेत्रीयता संप्रभुता को बरकरार रखते हुए अपनी पड़ोसी देशों से संबंध को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा हम सार्क में भी नहीं, मैं जो सिद्धांत पूछ रहा था, मैं आपको 5 सिद्धांत बतलाता हूँ विदेश नीति के निर्धारक सिद्धांत। आप 5 में से कोई एक के बारे में बताइए। एक पंचशील, दूसरा गुजरात सिद्धांत, तीसरा कृष्णा सिद्धांत, चौथा लुक ईस्ट और 5वां एक्ट ईस्ट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पंचशील, गुजरात सिद्धांत, कृष्णा सिद्धांत, लुक ईस्ट पॉलिसी या एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसमें से कोई एक सिद्धांत क्या करें? सब जो समझौता हुआ तो 1954 में हुआ, हमारे ऑपरेशन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को क्या था ये पंचशील? इसमें 5 सिद्धांतों को मूल रूप से बनाया गया था, जो चाइना और तिब्बत क्षेत्र को लेकर मुख्य रूप से समझौता हुआ था, जो पंचशील के सिद्धांत कहा जाता है, जिसमें हमें एक दूसरे में हस्तक्षेप की नीति। ये पंचशील वर्ड कहाँ से आया? इसमें 5 सिद्धांतों का मुख्य रूप से बुद्ध ने 10 शालीनता के नियम दिए थे, 10 सील के सिद्धांत। उसमें से चूंकि तिब्बत और चीन दोनों बौद्ध धर्म से भारत से जुड़े हैं, इसीलिए पंचशील सिद्धांत। केस आप 2007 में इसके और आप कब से जॉब कर रहे हैं? 2019 से। तो लगभग 12 साल तक आपने तैयारी किया। तैयारी नहीं किया, हम पढ़ाई बहुत करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद में सर उसी साउथ में अपने एक जिंदल का प्लान था, तरुण वाली जंक्शन बोर्ड का, वहाँ पे हम एक लेबर कमीशन था। उसके बाद हम 2015-16 में आए, तैयारी की। बिहार SI का भी मैंने 2 बार मेंस भी क्लियर किया। इस बार भी मेरा सर प्रिंसिपल नहीं हो पाया, और उसके बाद हम उससे पहले बिहार के स्कूल में पढ़ाई करने इसमें हमारा पढ़ाई सर 8-9 साल ड्रॉप रहा। मैंने पढ़ा ही नहीं, एक जिंदल में प्राइवेट बैंक में जहाँ मुख्य रूप से सरिया का काम होता है। अपने पोलिटिकल साइंस में एक शब्द का नाम सुना होगा, न्यायिक समीक्षा। सुना है ना? ये सर क्या होता है न्यायिक समीक्षा?
सर न्यायिक समीक्षा हमारे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया गया अधिकार है। उनको इसके अंतर्गत किसी वाद विवाद के जो निर्णय दिया जाता है उसको फिर से उनके द्वारा फिर से उसको समीक्षा किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार प्राप्त है। एक वर्ड सुना होगा, बेसिक स्ट्रक्चर सुना है, मूलभूत ढांचा का सिद्धांत सुनिए ना सर। क्या होता है? केशवानंद भारती किसका नाम सुना है? Yes. क्या है केशवानंद भारती? सर केशवानंद भारती महानियम संघ 1971 में कहा गया था कि जो हमारी उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। लोगों से उस बात में यही बात होती है। और ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, केशवानंद भारती केस आया है 1973 का मामला है, 1977 का है। चलिए आपने ये समझाइए, तो प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया है, क्या क्या संशोधन किया गया है? इसमें सर समाजवाद, अखंडता, कंटिन्यूटी, समाजवाद, अखंडता। इसका मतलब 1973 से पहले, सॉरी 1976 में संशोधन किया गया, ठीक है? 1976 से पहले हमारा देश कंटिन्यूटी नहीं था। सर ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें धर्म की भी कोई बात तो तटस्थ रूप से नहीं कही गई थी कि वहाँ हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र है या किसी धर्म का पक्षधर है। ऐसी बातें उसमें तटस्थ रूप से नहीं कही गई थी। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमने भी क्या कहा है कि पहली बार संशोधन जो किया गया है 1976 में किया गया, उसमें जोड़ा गया कंटिन्यूटी, समाजवाद, अखंडता। मैं यही कह रहा हूँ कि 1976 से पहले क्या भारत कंटिन्यूटी नहीं था? तो पद निष्पक्ष मेरे हिसाब से कहा जाए तो खास क्योंकि हम तो विभिन्न धर्मों, समुदायों और संस्कृतियों को एक साथ लेकर ही अपने देश को चले हैं शुरू से ही। लेकिन एक संवैधानिक तौर पे मेरे हिसाब से उसमें कहीं उल्लेखित नहीं था। उल्लेखित नहीं था। उद्देशिका की में था या नहीं था? और था हमें की बातें तो हमारे मौलिक अधिकार में जो बात कही गई थी। तो यही सब पूछ रहे हैं। हमारे मौलिक अधिकार में आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 26 है, 15 में भी धर्म के बाद 25 से 28 तक धर्म की बातें कही गई क्या है। है? जहाँ स्वतंत्रता अपने प्रचार प्रसार और मान्य की स्वतंत्रता मिली दी गई। और जो समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया है, बताइए हमारे संविधान में हमारा संविधान का झुकाव समाजवाद की तरफ कहाँ पर आपको दिख रहा है? आप समझ रहे हैं? हमारा संविधान समाजवाद की तरफ कहाँ झुकाव प्रदर्शित कर रहा है? सर समाजवाद में मेन मतलब ये होता है कि देश के हर एक चीज़ पे हर एक व्यक्ति आपको समाजवाद का मतलब नहीं पूछ रहे हैं, हमसे इतना पूछ रहे हैं कि संविधान का झुकाव समाजवाद की तरफ कहाँ पर है? एक तो सर उद्देशिका में प्रस्तावना में समाजवाद की बात कही गई है। उसके बाद मौलिक अधिकार में भी समाजवाद की बात कही गई है, जिसमें हम आर्टिकल अगर 23-24 की बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार जो सामाजिक चीज से भी संबंधित है। और सर समाजवाद की परिकल्पना सर मेरे हिसाब से बीपीएसपी क्या है? राजनीति में ले सकते हैं। उसकी झुकाव किधर है? समाजवाद की समाजवाद की तरफ। क्योंकि उनसे उसके हर एक अनुच्छेद में जहाँ 40%। अच्छा ये बताइए, जो एक्सिक्यूटिव है, कार्यपालिका है और विधायिका है, विधायिका का क्या काम है और कार्यपालिका का क्या काम है? और विधायिका का कार्य सर देश को चलाने के लिए नीति निर्माण प्रक्रिया को बनाना। विधायिका का कार्य सर उसका अनुपालन करना, पालन करना, उसके अंतर्गत कार्य का नियमन करना, लागू करना। ये किसका काम है? कार्यपालिका का सर। कार्यपालिका का। न्यायपालिका का क्या काम है? अगर कार्यपालिका के द्वारा कार्यों का नियमन सही तरीके से नहीं हो पाता है तो न्यायपालिका का कार्य है कि उसको सही तरीके से सही गलत बताया जाए कि हाँ ये गलत है, ये सही है। या कभी कभी विधायिका के द्वारा भी जो रूल बना दिए जाते हैं और उसके बाद विवाद होता है तो अंतिम रूप से हमारे उच्च न्यायालय द्वारा दिया जाता है तो न्यायपालिका जो है एक्सिक्यूटिव में भी इंटरव्यू कर सकती है और लेजिस्लेचर के साथ इंटरव्यू कर सकती है।
सब कर सकती है। कर सकती है। आपने जुडिशियल एक्टिविज्म का नाम सुना होगा, ये क्या होता है? सर स्वतंत्रता नगरपालिका हमारी स्वतंत्र है और कार्यपालिका विधायिका भी स्वतंत्र है। मैंने पूछ रहा कि जुडिशियल एक्टिविज्म न्यायिक सक्रियता क्या होती है? आपने भी बताया कि जो विधायिका है जो कानून बनाती है तो ऐसे कानून बनाती है जो नहीं बनाना चाहिए, मुसलमान के खिलाफ है, लोगों के मानवाधिकार के खिलाफ है, ठीक है ना? तो ऐसे इसमें क्या होता है, न्यायपालिका इंटरव्यू करती है, सही तो विषय पे भी जमा ठीक है। आपने कहा कि आपने तेलुगु थोड़ी बहुत समझ सकते हो। मैं एक स्टेटमेंट बोलती हूँ, मुझे बताइएगा हिंदी इंग्लिश में उसका क्या मतलब होता है। मेरू उल्ला उन्नारू। सर शुद्ध अगर तेलुगु भाषा में नहीं समझ नहीं मतलब जनरली जैसे यहाँ पे नमस्ते बोलते हैं वो लोग, उसके बाद पूछते हैं ना मेरू उल्ला उन्नारू, नमस्कार मेरू उल्ला उन्नारू। उसका मतलब होता है कि मैं ड्रेस कर सकता हूँ, ड्रेस करते हैं आदमी, अगर अनुमति हो तो ड्रेस जी करूँगा एकदम। कि आप कैसे हैं। हाँ हाँ वाली। हाँ, आप कैसे हैं। और उसके रिप्लाई में हम लोग तो जनरली वहाँ गुड राइट से उनके शब्द को भी मेरू संतोषंगा आनंदंगा उंडी, उंडी वर्ड से खत्म करते हैं, जैसे है यहाँ पे तो वहाँ पे इसको। ऐसा नहीं है जनरली लोग बताइए उड़ा इतना या नहीं खाना खाया या ठीक है। थोड़ा ये बताइए, ESI पद के लिए दो कार्य होते हैं व्यक्ति के, एक होता है गाड़ियों की चेकिंग और दूसरा होता है रेवेन्यू कलेक्शन। दोनों में कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? सर दोनों ही जरूरी है। अगर गाड़ियों का सुचारू रूप से संचालन न हो तो भी गाड़ियों की कागजों की चेकिंग में पूछ रहा हूँ, कागजों की चेकिंग और रेवेन्यू कलेक्शन दोनों में कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो जैसा कि मैंने कहा कि दोनों जरूरी है। दोनों एक दूसरे से जुड़े जब हैं। तक हम गाड़ी को कागजातों का चेकिंग नहीं करेंगे तो फिर हम टैक्स का निर्माण नहीं चलिए करेंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। नमस्ते सर। जितना भी कुछ था आपका बहुत आत्मविश्वास पूर्वक आपने जवाब दिया। उन्होंने बार बार पूछा कि समाज, हाँ आपके होठ ये थोड़े कांप रहे थे, ठीक है। देखिए आदमी यूज टू नहीं होता है इन चीज़ों से, ठीक है। 2-3 बार प्रैक्टिस से सहज हो जाएगा, ठीक है। आपका अच्छा नॉलेज है। मैंने आपसे पूछा तो उसी समय मैंने जवाब भी दे दिया। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, कृष्णा सिद्धांत, मैंने विदेशों में जो भारतीय हैं वो गुजरात डॉक्ट्रिन था कि पड़ोस के देशों से अच्छा व्यवहार हो। पंचशील सिद्धांत मैंने बतला दिया आपको, नाम था, तो ये सब तो इंटरनेशनल है। सर ने जो पूछा वो DPSP के बारे में था, ठीक है। और मैंने तो थोड़ा पूछा भी, तो आपके आत्मविश्वास का स्तर अच्छा था, थोड़ा सा असहज महसूस बेसिक कर। स्ट्रक्चर पढ़ ली थी सर ने जो पूछा विश्वानंद भारती के, उसी से बेसिक स्ट्रक्चर निकल के आया है। और जो आप जहाँ आप कार्यरत हैं, अभी आपका ये वाला पद, ये आपके लिए स्वतंत्रता आंदोलन से कम है। आप समझ रहे हैं? मैं खुद महसूस कर पा रहा हूँ जहाँ आप पोस्टेड हैं, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आसपास ऐसे लोग जो कम हिंदी भाषी लोग हों, आज कार्य की सही, तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए, TV न्यूज़ देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए और खूब आप इंटरव्यू में अपियर होइए, दोस्त से भी घर में भैया दीदी जो भी हैं बात करके सहज होइए। हम लोगों ने कई इंटरव्यू अपलोड किया है, उस पर भी देखिए, ठीक है। जा सकते वैसे हाँ तो हाँ, सब अच्छा था, ड्रेस भी अच्छा है। ड्रेस तो सिलवाए नहीं तो ठीक।